सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं MA सेकंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास सेकंड सेमेस्टर। और पेपर आपका कौन सा है? पेपर 2 है। तो पेपर 2 क्या है आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा। आप सब ऐसे कमेंट किया करो जिससे आपको सिलेबस का नाम भी पता चल सके। आपके पेपर का नाम लगभग सभी को पता है आपके पेपर का क्या नाम है, पर कुछ ऐसे महान आत्माएं भी हैं इस चैनल से जुड़ी हुए हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि उनके चैनल बच्चों उनके पेपर का क्या नाम है। और कुछ ऐसी स्थिति के कारण नहीं पता होगा उनको, या कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पेपर के टाइम ही तैयारी करते हैं, सीरीज़ ले लेते हैं, बस रिवीजन कर लिए पेपर दे के चले आते। ऐसा ना किया करो। अगर आगे कुछ करना है, आगे कुछ बढ़ना है, सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, या नेट JRF की तैयारी आप करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा करें, ठीक, और बहुत गहराई से पढ़ें, क्योंकि यहीं से प्रश्न भी आगे आपके कंपटीशन लेवल पे भी बनेगा होम साइंस में। अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, कहीं और से नहीं, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक। तो बच्चों इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी के साथ पढ़ें। अगर नहीं करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ता है, आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आप कुछ ही मेहनत से अगर पहले ही आप तैयारी करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो कुछ ही मेहनत से आप TGT PGT भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में मैंने पहला प्रश्न लिया है, आप सभी के स्क्रीन पर है। जैसा कि आप सबको पता है, इससे पहले भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। शॉर्ट वीडियो नहीं था, शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो था, ओके। तो उसमें शॉर्ट प्रश्न, जो भी छोटे प्रश्न थे, शॉर्ट आंसर थे, लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, उसमें कवर किए थे। लेकिन कुछ प्रश्न थे जो बच गए थे। यहाँ पे कुछ मैंने सूत्र वगैरह भी शामिल किए हैं आपके पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो आप बने रहिएगा अंत तक, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासें होती हैं जो आपके पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन क्या है? मैंने मध्यमान पढ़ाया है, मध्यांक पढ़ाया है, मध्यमान विचलन भी पढ़ाया है। तो जो विगत टाइम के वीडियो, जो इससे पहले की वीडियो हैं, नहीं देखे हैं, जा कर के चैनल पर देख सकते हैं, ठीक। आज मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के लिए सभी जितने वीडियो हैं एक ही प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, जिससे आपको आसानी से देखने को मिल जाए। और मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगी, जहां से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन गिलफोर्ड के मध्यमान विचलन को परिभाषित करते हुए लिखा। गिलफोर्ड एक राइटर हैं, एक महान लेखक हैं, और इन्होंने लिखा था कि मध्यमान विचलन को परिभाषित करते हुए कि मध्यमान विचलन मध्यमान से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों के विचलनों का मान होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न प्राप्तांक। जो भिन्न भिन्न प्राप्तांक होते हैं, इनके विचलन का जो मध्यमान होता है, जबकि धन तथा ऋण चिन्हों को ध्यान में न रखा गया हो, ठीक। जब धन तथा ऋण चिन्हों को ध्यान में न रखा गया हो तो वही मध्यमान विचलन कहलाता है, ठीक। गैरट के अनुसार, गैरट ने कहा कि याद रखना, डिफाइन करने के लिए अगर परिभाषा पूछ लेता, मध्यमान विचलन की परिभाषा दीजिए, मध्यमान क्या है, तो ये भी डिफाइन कर देंगे आप गैरट के अनुसार, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। प्राप्तांकों के मध्यमान से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात किया जाए। फिर धन, ठीक, धन ये आपका प्लस का निशान तथा ऋण माइनस चिन्हों को ध्यान दिए बिना मध्यमान ज्ञात किया जाए तो प्राप्त संख्या मध्यमान विचलन कहलाएगी। मान लो ये चिन्ह जहाँ पे नहीं है, ठीक, चिन्ह तो नहीं रहते हैं, पर आपको ज्ञात होता है कि यहाँ पे ये चिन्ह होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर हल किया और मध्यमान को ज्ञात किया, तो यही मध्यमान विचलन कहलाता है, ठीक। चतुर्थांश विचलन क्या है? इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा आधा होता है। प्रथम और तृतीय, पहला, और अगर मान लो 4 पार्ट में है, 1 मिनट बताते हैं आपको। जैसे ये 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो वहाँ पे कहा कि यहाँ से यहाँ इनका मान जो होगा वो चतुर्थांश मध्यमान कहलाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। गैरट ने कहा किसी आवृत्ति वितरण
किसी आवृत वितरण में 75वें प्रतिशतांक और 25वें प्रतिशतांक के बीच की आधी दूरी होती है। ठीक, चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम अर्ध मध्यांक। अगर कहीं आ जाए अर्ध मध्यांक क्या है तो यही चतुर्थांश का परिभाषा लिख देना, चतुर्थांश क्या है यही लिख देना। ठीक, चतुर्थांश प्रसार है, इसका संकेत चिन्ह Q है, आपका D है या Q है, ये चिन्ह दिया जाता है जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे चतुर्थांश विचलन है। ठीक, स्तंभ रेखा चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है। स्तंभ रेखा चित्र आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि एमए फाइनल में ये बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है, वो उसमें पूछा जाता है। ठीक, स्तंभ रेखा चित्र, इस प्रकार के रेखा चित्रों में आंकड़ों को स्तंभ या दंड की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। स्तंभ या दंड, ये जो है स्तंभ या दंड की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। यही कारण है कि रेखा चित्र दंड या स्तंभ रेखा चित्र कहलाते हैं। यही कारण होता है जिसके कारण क्या हो, ये रेखा चित्र दंड या स्तंभ रेखा चित्र कहलाते हैं। स्तंभ रेखा चित्रों के सभी स्तंभों की चौड़ाई समान रखी जाती है, समान रखते हैं। स्तंभ रेखा चित्रों में विभिन्न स्तंभों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। जैसे कि ये आपका स्तंभ रेखा चित्र है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मैथ में, लगभग सभी बच्चे पढ़े होंगे और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये जाने, क्योंकि यहाँ पे दिया जाता है ये जो आपका किसी भी मान लो आपका कंज्यूमर इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे, फ़िलहाल चेंज हो गया है। तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में क्या होता था, अगर किसी भी कर्ता के लिए, जैसे कि शेयर मार्केट ले लीजिए, तो शेयर मार्केट में इसका भाव इतना है, इसका भाव इतना है, इसका भाव इतना है, अगर यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक, जिसका ज़्यादा है ये बताता है कि इसका ज़्यादा है। फिर अगर मैथ में दिया जाता है यहाँ पे इतना दे दिए, यहाँ पे इतना दे दिए, फिर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, ये आपका रेखा चित्र होता है। फिलहाल आप में इतना पूछा नहीं जाएगा, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक, इतना ही याद रखना है। इसी तरह अगर रेखा चित्र पूछा जाए तो आप एक ऐसे बना लेना आराम से और इसी तरह बांट देना। अगर आलू का दाम पूछा जाता है कि इतने पे कितना है, 525 है, तो 1 कुंटल पे तो इतने पे, यहाँ से ऐसे नंबर दिया रहता ना, तो यहाँ पे अंक दर्शाना रहेगा। यहाँ आलू लिख देना, यहाँ गोभी लिख देना। सब्जी के बारे में बता रहे हैं, होम साइंस पढ़ रहे हो। 1 मिनट, अभी खाली पेज लाते हैं तो बताते हैं। जैसे कि ये ग्राफ हुआ आपका। ठीक, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अभी हमको यहाँ पे नाम दे दिए, कुछ भी किसी भी टॉपिक पर होता है, आप होम साइंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं। ठीक, और क्या, चलो कुछ भी दे रहे हैं। ठीक, तो इसका भाव कहाँ, ये कितना है, इसका है यहाँ तक। ठीक, 5 तक। अगर मान लो मटर का 5 से +10 के बीच में है, 9 है, तो 9, सॉरी बच्चों यहाँ पे 5 लगाया था ना, तो 9 है तो यहाँ तक, यहाँ से ग्राफ आएगा। हाँ, ठीक, ये यहाँ से आएगा, ऐसे जितना जिसका रहेगा। ठीक, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो कमेंट करिएगा, फ़िलहाल ज़्यादा नहीं आएगा, और अगर नहीं समझे हैं तो बताइएगा, फिर इसके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाई जाएगी, सभी मैथ को रखेंगे हम। ठीक, और डोंट वरी, सभी मैथ हम हल कराएंगे। ओके, फ़िलहाल इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। और आप, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम मध्यांक के बारे में बताइए, तो मध्यांक पे भी हम सवाल लेकर आएंगे, सभी सवाल को, क्योंकि आपके पेपर में सवाल ज़्यादा हल करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ सूत्र याद रखना है बस। ठीक, फिर भी आप सबको जानना चाहिए, तो इसलिए हम एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे जिसमें लॉन्ग टाइम पेपर, खाली पेपर रहेगा, उस पर हम आपको बताएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका संचित आवृत्त। संचित आवृत्त वर्ग क्या है, ये भी प्रश्न मैथ से है। ठीक, तो यह वह रेखा चित्र है जिसमें वर्गांतरों की संचित आवृत्तियों को वर्गांतरों की उच्च सीमाओं पर प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, उच्च सीमा पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक,
उसके बाद क्या होता है, संचित आवृत्ति वक्र की सहायता से या सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि एक प्राप्तांक विशेष के ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं तथा एक प्राप्तांक विशेष के नीचे कितनी आवृत्तियां हैं। ये वृत्ताकार में होता है, इसमें ज्ञात करना होता है। ठीक, तो ये भी हम आपको समझाएंगे। ओके, फिलहाल ये डिफाइन याद रख लेना क्या होता है। ठीक, तो नेक्स्ट है ओजाइव। ओजाइव क्या है, ओजाइव को संचयी प्रतिशत वक्र या तोरण भी कहते हैं। यह वह रेखा चित्र है जिसमें संचित आवृत्ति को प्रतिशत आवृत्ति में बदलकर वर्गांतरों के उच्चतम सीमांकों पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, प्रामाणिक विचलन क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रामाणिक विचलन। जेम्स टेवर के अनुसार, जेम्स टेवर ने कहा, दिए हुए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल द्वारा प्राप्त मान ही प्रामाणिक विचलन कहलाता है। संपूर्ण अंक वितरण की विचलनशीलता बताने वाला माप ही प्रामाणिक विचलन है। सामान्य अंक वितरण का संपूर्ण विस्तार या विचलनशीलता m प्लस -3 SD की इकाइयों के मध्य होती है। ठीक, सूत्र है जैसे SD, ठीक, अंडर रूट सिग्मा D का मान 2/n। ठीक, ये आपका सूत्र है। ये सूत्र याद रखना, सूत्र पूछेगा ज़रूर, ऐसे दे देगा प्रश्न, प्रामाणिक विचलन का सूत्र बताइए, या ये सूत्र दे देगा, आपसे बोलेगा ये क्या है, इसे डिफाइन करिए, फिर इसके बारे में लिखना रहेगा, ये लिखना पड़ेगा। ठीक, तो सहसंबंध के बारे में जानते हैं। सहसंबंध क्या है आपका, सहसंबंध वह माप है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के संयुक्त संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, दो या दो से अधिक चरों के संयुक्त संबंध का ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वही सहसंबंध कहलाता है। फर्ग्यूसन के अनुसार क्या कहते हैं कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों के पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। ठीक, सहसंबंध गुणांक क्या है, सहसंबंध गुणांक को स्पष्ट करते हुए गैरेट ने लिखा कि सहसंबंध गुणांक दो चरों में पाए जाने वाला ऐसा अनुपात है जिसमें क्या होता है, यह ज्ञात होता है कि एक चर में होने वाला परिवर्तन दूसरे चर पर किस मात्रा में प्रभाव डालता है अथवा किस मात्रा में उसका अनुसरण करता है। सहसंबंध गुणांक एक प्रकार का सूचांक होता है, इसकी मात्रा +1 से -1 तक कितनी भी हो सकती है। ठीक, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। लुंडवर्ग के अनुसार, लुंडवर्ग ने कहा कि परिकल्पना, मैंने बताया था ना परिकल्पना पे एक इससे पहले जो वीडियो है उसमें सबसे पहला प्रश्न ही मैंने परिकल्पना रखा है जिसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक, हाइपोथेसिस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, वो वीडियो आप सब अवश्य देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, परिकल्पना। लुंडवर्ग के अनुसार, लुंडवर्ग ने कहा परिकल्पना या हाइपोथेसिस एक काम चलाऊं सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा बाकी है। ठीक, टाउनसेंड के अनुसार, टाउनसेंड ने कहा कि समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्तावित हल के रूप में हाइपोथेसिस को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, आइए सांख्यिकी जानते हैं। सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल ईयर में, एमए फाइनल ईयर में सांख्यिकी एक टॉपिक ही था। यहाँ पे भी आपका क्या है, कंप्यूटर है, तो सांख्यिकी और कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, तो इसमें सांख्यिकी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो तथ्यों के परिमाणात्मक पक्ष का अध्ययन करने तथा कुछ विशेषताओं को संख्यात्मक निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता देता है। सांख्यिकी द्वारा ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जिनसे क्या होता है, विभिन्न दशाओं के बीच कार्य और कारण के संबंध को स्पष्ट करके एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ठीक, क्रॉस्टन तथा कोडेन के अनुसार, कोडेन ने कहा कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ बताइए। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ होता है कि डॉक्टर DN श्रीवास्तव ने कहा कि अनुसंधान प्रतिवेदन जो होता है, जब कोई अनुसंधानकर्ता एक समस्या विशेष पर अनुसंधान कार्य पूर्ण कर लेता है तब वह अपने इस कार्य
इस किए गए अनुसंधान कार्य पर वैज्ञानिक विधि के पदों और वैज्ञानिक अनुसंधान के नियमों के आधार पर एक विवरण या रिपोर्ट लिखता है। ठीक, जिसे क्या होता है, अनुसंधान प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक, अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है, अनुसंधान की रिपोर्ट होता है। ठीक, अगर कहीं पूछा जाए अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ क्या है, तो इसका होता है कि किसी भी अनुसंधान का रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडे एवं हॉट के अनुसार गुडे ने कहा कि प्रतिदर्श है जो, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कि परिस्थिति समूह का छोटा प्रतिनिधि, ठीक, निधि है। यंग के अनुसार, यंग ने कहा एक सांख्यिकीय प्रतिदर्श संपूर्ण समूह या योग का ही एक अति छोटे आकार का चित्र होता है। व्यक्तियों या वस्तुओं के विस्तृत समूह का एक छोटे आकार का प्रतिनिधि ही प्रतिदर्श है, जिसके आधार पर क्या होता है, संपूर्ण जनसंख्या के लिए विश्वसनीय और वैध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक, मात्रात्मक वर्गीकरण क्या है, आइए, मात्रात्मक वर्गीकरण संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण जब संख्याओं के आधार पर किया जाता है तो वही मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। यह वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, निरंतर श्रृंखला, खंडित श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला। ये हुए आपके मात्रात्मक वर्गीकरण। कंप्यूटर क्या है, मैंने कुछ बच्चे डिफाइन भी किए थे, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक, तो आइए जानते हैं कंप्यूटर नॉर्मल भाषा में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में हमें प्रदान करता है। यही आपका कंप्यूटर कहलाता है। फिलहाल कंप्यूटर की परिभाषा याद रखना, कंप्यूटर क्या है ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाए। कई वर्ग परीक्षण का क्या अर्थ है, कई वर्ग परीक्षण का क्या अर्थ है, सॉरी बच्चों 1 मिनट। कई वर्ग परीक्षण का प्रयोग 2 गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक, इस परीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि वास्तविक और प्रत्याशित आवृत्तियों में अंतर महत्वपूर्ण है या वह प्रतिचयन उच्चावचनों अथवा दैनिक संयोग के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक, काई वर्ग परीक्षण वास्तविक और प्रत्याशित आवृत्तियों की माप के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है टी टेस्ट। टी टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा ही, याद रखना, IMP करके याद कर लेना। टी टेस्ट का अर्थ होता है, टी टेस्ट समग्र अंतर का एक पैरामीट्रिक परीक्षण है, जिसका अर्थ है कि यह अन्य पैरामीट्रिक परीक्षणों की तुलना में डेटा के बारे में समान धारणा बनाने जा रहा है। ठीक, टी परीक्षण इससे आशय है किसी भी सांख्यिकीय परिकल्पना जिसे हाइपोथेसिस से है, जिसमें परीक्षण की सांख्यिकी नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत स्टूडेंट टी वितरण का अनुसरण करती है। ठीक, जेड परीक्षण क्या है, जेड परीक्षण एक सांख्यिकीय परीक्षण है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या 2 जनसंख्या के साधन भिन्न भिन्न होते हैं। जब भिन्नता ज्ञात होती है, नमूना आकार बड़ा होता है। ठीक, जेड परीक्षण में। ओके, नेक्स्ट आता है प्रसार ज्ञात करने की विधि। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, याद कर लेना। प्रसार ज्ञात करने की विधि का वर्णन प्रसार उच्चतम माप और निम्नतम माप के मध्य प्राप्तांक मान की दूरी होता है। ठीक, अगर कहीं प्रश्न बनता है, सिर्फ कोई पूछ लेता है प्रसार उच्चतम, प्रसार ज्ञात कीजिए, प्रसार ज्ञात करने की विधि क्या है, तो सबसे पहले यही इतना याद रखना, प्रसार उच्चतम माप और न्यूनतम माप के मध्य जो बीच में प्राप्तांक का मान में दूरी होती है, वही प्रसार परिवर्तित की सरलतम माप होती है। ठीक, जिसमें बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि वितरण से सबसे बड़े प्राप्तांकों में सबसे छोटे प्राप्तांकों को घटाने से प्रसार की गणना की जा सकती है। प्रसार ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का सहारा लिया जाता है। पहले प्रसार लिखा जाता है अगर प्रसार की संख्या दी गई है, फिर उसके बाद वितरण का उच्चतम माप होता है, फिर निम्नतम माप होता है। ठीक, प्रसार श्रृंखला के 2 छोरों पर स्थित केवल 2 प्राप्तांक पर आधारित होता है, इसीलिए प्रसार अपेक्षाकृत अविश्वसनीय माप है। ठीक, विशेष रूप से अगर उस समय तक जब आवृत्त वितरण के प्राप्तांकों की कुल संख्या n कम हो और जब रिक्त स्थान पर शून्य आवृत्तियां अधिक हों, तब वही प्रसार
होता है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। आज आप सभी का ये सेकंड पेपर का सभी शॉर्ट प्रश्न क्लियर हुआ। ठीक, यहाँ से बचकर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसी में से सभी प्रश्न रहेंगे। तो आई होप आपने बहुत अच्छा रिवीजन किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। लाइक शेयर तो करते नहीं हो, अभी तक भी नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, मत करो, चलते हैं।